देश के भविष्य प्रिय अनमोल विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे और आप लोगों के पास जो भी समय शेष है उस शेष समय को विशेष समझते हुए आप लोग तैयारी में रत होंगे। मेरी वीडियो की शुरुआती पंक्तियां यही होती है और इन पंक्तियों को यदि आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। हम लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होता है, इसीलिए हम लोग अपने समय का दुरुपयोग करते हैं। एक विद्यार्थी होने के नाते हमें अपनी जिम्मेदारियों का भान होना अर्थात हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना बहुत आवश्यक होता है। हम लोग यदि अपनी जिम्मेदारी का सम्यक निर्वहन नहीं करेंगे तो इससे हमारा भविष्य कहीं न कहीं प्रभावित होता है और कदापि हम अपने परिवार के बेहतर भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। हमारे पापा की आंखों में हमारे लिए अनगिनत सपने हैं, हमारी माँ की आंखों में हमारे लिए अनगिनत सपने हैं। वो माँ जो अपने खूंट से 1 रुपए हमें देती थी बचपन में ताकि हम लोग आइसक्रीम खरीद सके अथवा 1 रुपए में 2 बिस्कुट खरीद करके हम लोग लाया करते थे तो वो बिस्कुट खरीद सके, इसके लिए वो माँ अनगिनत सपनों को पालती है, बच्चे को छोटा से बड़ा करती है। बच्चा जब माँ की पेट में होता है तो माँ हमें अपने रक्त से हमारा पोषण करती है और तब जाकर के हमारा विकास होता है। और हमारा जब विकास होता है तो अब विकास तो हमारा हो चुका है मगर अब हम पर निर्भर करता है कि हम अपने माता पिता के बेहतर भविष्य का निर्माण कैसे करें। तो आज का जो आपका समय है उस समय का सदुपयोग कीजिए और अपने माता पिता के बेहतर कल का निर्माण कीजिए। इसी प्रकार आज एक और अध्याय इतिहास के, जो कि अंतिम अध्याय है इतिहास का, उस चैप्टर को मैं आपके बीच में लेकर के आया हुआ हूं, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। इस पाठ से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों को मैं आपके बीच में लेकर के मौजूद हूं। आप लोग केवल ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको जरूर ये तमाम प्रश्न सदा के लिए स्मरण हो जाएंगे। तो इस प्रकार मैं आपके बीच प्रथम प्रश्न को इस पाठ से रख रहा हूं। प्रथम प्रश्न है, भारतीयों द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध क्यों किया गया? लिखेंगे, भारतीयों द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध किए जाने का मूल कारण यह था कि 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित करके एक ऐसा प्रावधान, एक्ट कहा जाता है कानून को, है ना। लिखेंगे, भारतीयों द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो कि लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 ईस्वी में जारी किया गया था और इस एक्ट के तहत भारतीय प्रेस को प्रतिबंधित किया गया। कहीं ना कहीं प्रतिबंधित कैसे किया गया? तो इस एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया कि भारतीय प्रेस जो है, भारत के जो प्रेस जो थे, वो प्रेस कोई भी ऐसा खबर, समाचार पत्र कोई भी ऐसा खबर नहीं छापेगा जो कि अंग्रेजों के खिलाफ दुर्भावना को दर्शाता हो, अर्थात अंग्रेजों के अत्याचार, अंग्रेजों की गलत नीतियां कि किसी भी प्रकार का कोई भी खबर भारतीय प्रेस को यह अनुमति नहीं दिया गया कि वह छापे। तो इसलिए भारतीयों द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध किया गया। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से है, जो छापाखाना यूरोप कैसे पहुंचा? तो लिखेंगे, 1295 में मार्को पोलो जब क्या कहते हैं, जब चीन से जब इटली वापस आए तो वो अपने साथ वुड ब्लॉक अर्थात काठ की तख्ती पर छपाई की एक तकनीक थी जो कि चीन में अति प्रसिद्ध थी। तो चीन से इटली वापस आने के क्रम में उन्होंने क्या किया, तो वुड ब्लॉक अर्थात काठ की तख्ती पर छपाई की उस तकनीक को उन्होंने चीन से इटली में लाया। तो वह तकनीक चीन में तो प्रसिद्ध थी, छापाखाना की वह तकनीक, तो इटली में भी प्रसिद्ध हुई और इस प्रकार इटली में प्रसिद्ध होने के साथ साथ वह तकनीक जो है इटली में प्रसिद्ध होने के साथ साथ वह यूरोप के विभिन्न भागों तक भी पहुंच गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार छापाखाना यूरोप में पहुंचा। प्रथमतः चीन से चला वुड ब्लॉक की तकनीक, उसको मार्को पोलो ने 1295 में इटली में लाया और इटली में यह तकनीक भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुई और इस प्रकार यह यूरोप के विभिन्न भागों में भी पहुंच गया। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है? लिखेंगे, प्राचीन काल में अर्थात पुराने समय में जब छापाखाना का आविष्कार नहीं हुआ था, अर्थात प्रिंटिंग प्रेस की मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग अपने विचारों को, अपने मन के भावों को भोजपत्र पर, बड़ा सा पत्ता आता था जो कि वनों में पाया जाता था, तो उस भोजपत्र पर अपने विचारों को लिखा करते थे। भोजपत्र पर अथवा कागज पर सुंदर चित्रकारी करके, अक्षरों के द्वारा अथवा चित्रकारी के द्वारा
अपने मन के विचारों को लिखा करते थे, उसे ही पांडुलिपि कहा गया। और इसकी उपयोगिता यह थी कि इसकी उपयोगिता इस कारण से थी क्योंकि इतिहास में जो भी घटनाएं घटित हुई तो उन घटनाओं को लिपिबद्ध करने का, उन घटनाओं को लिखने का यह एक सशक्त माध्यम था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हम लोग यह लिखेंगे। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका पर प्रकाश डालें। तो लिखेंगे स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका काफी अहम रही है। अहम इसलिए रही है क्योंकि स्वतंत्र भारत में प्रेस कहीं ना कहीं स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र भारत में प्रेस को लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है, फोर्थ पिलर कहा जाता है प्रेस को, क्योंकि प्रेस निष्पक्षता के साथ बिना किसी के भेदभाव किए हुए, बिना किसी एक दल का गुणगान किए हुए, उसकी जो भी मर्जी होती है और जैसा सत्य को दिखाना होता है वैसी खबरें जो कि सत्य से सरोकार रखती हैं, उन्हीं खबरों को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है ना। और आज भी आप लोग देखते होंगे कि एक प्रेस का मूल कार्य भी यही होता है कि यदि कोई राजनीतिक दल है, यदि गलत कार्य कर रहा है, यदि वो जनता के हित में आवाज नहीं उठा रहा है तो एक प्रेस स्वतंत्र होती है। प्रेस का मूल कार्य है कि यदि सत्ता आसीन, यदि कोई प्रतिनिधि है, यदि वो जनता के हित में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं तो उसके खिलाफ उनका आवाज उठाने का उनका मूल कार्य है और वो कर भी रहे हैं अपने कार्यों को सही ढंग से। कुछ एक मीडिया पोर्टल को छोड़ करके आज अधिकांश प्रेस जो है वह सत्य से सरोकार रखने वाली खबरों को जनता के समक्ष प्रस्तुत करती है स्वतंत्र भारत में, अर्थात आजाद भारत में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका काफी अहम है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुद्रण क्रांति के बहुआयामी प्रभाव क्या थे। लिखेंगे मुद्रण क्रांति के बहुआयामी प्रभाव थे। मुद्रण क्रांति जब जो आई तो मुद्रण क्रांति आने के पश्चात, मुद्रण क्रांति आने से पूर्व की स्थिति पहले आप लोग लिख दीजिएगा। ये 5 नंबर वाला प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो लिखेंगे मुद्रण क्रांति से पूर्व स्थिति, लिखेंगे प्राचीन काल में जब मुद्रण क्रांति कहने का मतलब है प्रिंटिंग मशीन, चाहे वो प्रिंटिंग मशीन किसी भी प्रकार की मशीन रही हो। जैसे आप लोग देखते होंगे जब ये जो ठीक बैकग्राउंड में जो लिखा हुआ ये है, ये मुद्रित होकर के ही आया हुआ है, ये प्रिंट होकर के आया हुआ है। मगर प्राचीन काल में ऐसी पद्धतियां नहीं थी, ऐसी विकसित क्रियाकलाप नहीं थे। इस कारण से लोगों को कठिनाइयां हुआ करती थी और लोग सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए, विभिन्न जगहों की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए उनके लिए एकमात्र साधन था क्या, तो सुनना। अथवा वो रेडियो के द्वारा सुना करते थे अथवा दूरदर्शन के द्वारा सुना करते थे। मगर क्या हुआ, जब मुद्रण क्रांति आई तो इसके बहुआयामी प्रभाव हुए। पहले जिन विचारों को केवल सुना जाता था, मगर मुद्रण क्रांति आने के पश्चात, अर्थात प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होने के पश्चात, प्रिंटिंग मशीनों के आने के पश्चात क्या हुआ, तो जो लोग पहले सुना करते थे बातों को, वो लिखी हुई बातों को पढ़ने भी लगे। एक प्रकार की अलौकिक कहीं ना कहीं वातावरण का निर्माण हुआ। पहले जो लोगों का ज्ञान संकुचित था, लोग केवल श्रवण अर्थात सुनने मात्र से अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करते थे। मगर मुद्रण क्रांति के आने के पश्चात स्थितियां कुछ और हो गई। मुद्रण क्रांति के आने के पश्चात किताबों के प्रति लोगों की रुचि भी बढ़ी, लोगों की तार्किक क्षमता में वृद्धि हुई, अर्थात मानसिक क्षमता में भी लोगों की वृद्धि हुई। पहले जो लोग सुना करते थे कोई बात और सुनी हुई बातों को कभी कभी भूल जाया करते थे, मुद्रण क्रांति आने के पश्चात लोगों के पास विभिन्न प्रकार की धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक और राजनीतिक कई प्रकार की विभिन्न पुस्तकें आने लगी, जिन किताबों को पढ़ करके लोगों ने अपने ज्ञान में निरंतर अभिवृद्धि किया। तो इस प्रकार यह प्रश्न का उत्तर आप लोग इस प्रकार यह लिख सकते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया। लिखेंगे गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का आविष्कार करने के लिए जैतून पेरने वाली मशीन को छापाखाना का आधार बनाया और इस मशीन की जितनी भी गतिविधियां थी उसने मुद्रण क्रांति को कहीं न कहीं विकसित ही किया। गुटेनबर्ग ने विभिन्न प्रकार के वो जो जैतून पेरने वाली मशीनें थी उनकी विभिन्न इकाइयों का अध्ययन करने के उपरांत इसको विकास करने में अपनी अहम भूमिका अदा की। तो इस प्रकार लिख सकते हैं गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विभिन्न प्रकार से विकास किया और जैतून पेरने वाली मशीन जो था उसका मूल आधार बना। तो इस प्रकार इस पाठ से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। आप लोग मन से पढ़ते रहिए, अपने माता पिता के सपनों को आप लोग साकार कीजिए और एक दिन अपने सपनों को साकार कीजिए, क्योंकि आपका जो भी सपना है उन सपनों को यदि आप दिन के उजाले में अपनी आंखों से देखते हैं तो उन तमाम सपनों को आप खुली आंखों से मेहनत करके पूर्ण कर सकते हैं और अपने परिवार की स्थिति
और परिस्थिति को बदलने का एक और केवल एक माध्यम आपका शिक्षा है। आप लोग अपना आज यदि शिक्षा पर खर्च करते हैं तो निश्चित रूप से आपके परिवार का कल बदलेगा।